ट्वेल्थ क्लास मैथ्स। तो देखो, बहुत समय के बाद, बहुत मेहनत के बाद, इंटीग्रेशन के बाद अब समय आ गया है कि अब हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 8। जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, फिर चैप्टर नंबर 6 के अंदर हमने पढ़ी उसकी एप्लीकेशन, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। हमने चैप्टर 7 पढ़ा इंटीग्रेशन, अब पढ़ेंगे चैप्टर 8 के अंदर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। समझ रहे हो ना? फिर आएगा चैप्टर नंबर 9 जिसके अंदर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का मिक्सचर होता है। उसकी बात बाद में करेंगे, एकदम से इतना डरना ठीक नहीं है, थोड़ा थोड़ा डरेंगे, बढ़िया रहेगा, डाइजेस्ट हो जाएगा इजीली। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूं चैप्टर नंबर 8 के अंदर तुम्हें क्या करना है। तुम्हें चैप्टर नंबर 8 को करने के लिए इंटीग्रेशन की दुनिया भर की नॉलेज होने की कोई जरूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 8 6 नंबर का चैप्टर है। चैप्टर नंबर 8 कितने नंबर का चैप्टर है? 6 नंबर का। यहां से एक क्वेश्चन 6 नंबर का गारंटी आता ही आता है। अब 2 एक्सरसाइज है, एक मिसलेनियस है। सोचा जाए तो, देखा जाए तो छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस पूरी मांगता है भाई, प्रैक्टिस पूरी मांगता है। दूसरी चीज, मैंने अभी अभी एक बात बोली थी, तुमने गौर नहीं करा। चैप्टर नंबर 8 को करने के लिए तुम्हें इंटीग्रेशन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें शुरू की 3 एक्सरसाइज या शुरू की 2 एक्सरसाइज या फिर शुरू की पहली एक्सरसाइज की नॉलेज है ना, और अगर इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले आते हैं, तो तुम इस चैप्टर को बिना इंटीग्रेशन के भी कर सकते हो। गारंटी है बिना इंटीग्रेशन के, लेकिन पर शर्त है वो पहली एक्सरसाइज और बेसिक फॉर्मूले। ठीक है, तो मुद्दे की बात ये नहीं है कि इंटीग्रेशन करने के बाद ही चैप्टर 8 को किया जा सकता है, इसके अंदर बेसिक इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होता है। हाँ, चैप्टर नंबर 8 की एक खासियत है, तुम लोगों ने अगर 11th क्लास की मैथ्स में कॉनिक सेक्शन वाला चैप्टर ध्यान से पढ़ा है, पहली बात तो ये कि तुम्हें नाम ही याद नहीं होगा कॉनिक सेक्शन। कोई बात नहीं, हम किस लिए बैठे हुए यहाँ पर, सॉरी हम किस लिए खड़े हुए यहाँ पर, इसलिए तो खड़े हुए वीडियो के अंदर, ताकि तुम्हारे जैसे नालायकों को मार्गदर्शन दिया जाए। ठीक है, याद है पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, सर्कल, ये था कॉनिक सेक्शन। तो ध्यान से सुनो, चैप्टर नंबर 8 पूरा का पूरा कॉनिक सेक्शन पर बेस्ड है। अब तुम सोचोगे कि अब वो वाला चैप्टर पूरा आना चाहिए, मैं बोलूंगा नहीं, मैं बताता हूं कितना आना चाहिए। उस चैप्टर के अंदर तुम्हें 4 टॉपिक मिले थे, इलिप्स मिला था, पैराबोला मिला था, हाइपरबोला मिला था और सर्कल मिला था। इन चारों टॉपिक के बस तुम्हें क्या बनाने आने चाहिए? डायग्राम बनाने आने चाहिए। अगर बनाने आते हैं जिस बच्चे को 11th क्लास से, बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं भी आते हैं बनाने, तो हम किस लिए बैठे हैं यहाँ पर, सॉरी हम किस लिए खड़े हैं यहाँ पर? इसलिए तो खड़े हैं ताकि तुम्हारे जैसे नालायकों को सिखाया जाए कि कैसे डायग्राम बनता है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम सिखाएंगे। ठीक है, खैर, तो देखो 8.1 को स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ बातें बताऊंगा। इस चैप्टर के अंदर हर एक क्वेश्चन में बार बार क्वेश्चन तुमसे क्या पूछेगा? एरिया पूछेगा। क्वेश्चन तुमसे क्या पूछेगा? एरिया पूछेगा। तो कुल मिलाकर इंटीग्रेशन का इस्तेमाल हमें क्या कर रहा है? एरिया निकालना सिखाता है। तो क्वेश्चन तुमसे एरिया पूछेगा। अब वो एरिया ऐसे नहीं पूछेगा कि कोई फॉर्मूला लगाया और एरिया निकाल दिया, फॉर्मूला लगाया और एरिया निकाल दिया। तुम्हें एरिया निकालना है, लिखो नंबर 1 पॉइंट, तुम्हें एरिया निकालना है विद द, लिखते चलो, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ग्राफ की हेल्प से तुम्हें एरिया कैलकुलेट तो जरूर करना है, लेकिन किसकी हेल्प से कैलकुलेट करना है? ग्राफ की हेल्प से। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, अभी अभी 4 टॉपिक मैंने बोले थे, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल। इन चारों को तुम्हें ड्रॉ करना आना चाहिए। अगर तुम इन चारों को ड्रॉ करना जानते हो, और अगर मैं सिखा दूं तो उसके बाद जान जाओ, तो समझो क्वेश्चन तुम्हारा 10% हो गया। नंबर 1 पॉइंट लिखो,
पहले तो तुम्हें लिखना है एरिया के आगे क्वेश्चन मार्क। चैप्टर 8 डालो, चैप्टर 8 में लिखो एरिया के आगे क्वेश्चन मार्क। उसके बाद नंबर 1 लिखो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। किसकी हेल्प से निकालना है? ग्राफ की हेल्प से। अब लिखो नंबर 2। नंबर 2, कोई सा भी टीचर चाहे कितने भी सालों से पढ़ा रहा हो, 25 साल से पढ़ा रहा हो, 30 साल से पढ़ा रहा हो या 50 साल से पढ़ा रहा हो, नंबर 2 के अंदर मैं तुम्हें वो बात बताने वाला हूं जो शायद ही तुम्हें कोई टीचर बताएगा। और ये बात इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे सारे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से करवा सकती है। ये वाली बात जो मैं लिखवाने वाला हूं नंबर 2 के अंदर, ये बात तुम्हारे सारे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से निपटा सकती है। अब वो बात क्या है, वो बात लिखो। तुम्हें मालूम है ना, मैंने इंटीग्रेशन के अंदर तुम्हें डेफिनेट इंटीग्रल बताए थे। डेफिनेट इंटीग्रल उन्हें कहते हैं जिन पर क्या लगी हुई होती है? लिमिट लगी हुई होती है। जिन पर क्या लगी हुई होती है? पहले से ही लिमिट लगी हुई होती है। अब मुद्दे की बात सुनो। अब मैं तुम लोगों को 2 पॉइंट लिखवाऊंगा बस, और सारा खेल पूरा का पूरा चैप्टर इन्हीं 2 पॉइंटों पर बेस्ड चलेगा। पूरा का पूरा चैप्टर इन्हीं 2 पॉइंटों के ऊपर बेस्ड होकर चलेगा। अब वो कौन से 2 पॉइंट है, ध्यान से सुनो। देखो, अगर लिमिट होगी, लिमिट समझते हो ना? देखो, लिमिट मतलब ए टू बी, इसे बोलते हैं लिमिट। ये जो इंटीग्रेशन के नीचे और ऊपर लगा हुआ होता है ना, इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है लिमिट। अब ध्यान से सुनते जाना मेरी बात को और लिखते जाना साथ साथ। बाकी समझ में तब आएगी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ये बात मैं अभी के अभी कम से कम 90% तुम्हारे दिमाग के अंदर चिपका दूं। लेकिन 100% ये बात कब समझ में आएगी? जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो लिखो, अगर लिमिट होगी एक्स की, समझ में आई बात? 2 ही लिमिट होगी ग्राफ के अंदर। कितनी बातें होती हैं? 2 ही बातें होती हैं ग्राफ के अंदर, या तो एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस। बात समझ में आ रही है ना? मुझे बताओ, अगर लिमिट होगी एक्स की, देखो अगर लिमिट होगी एक्स की तो तुम्हें वैल्यू निकालनी है वाई की। बात समझ में आ गई ना? देखो, अगर लिमिट होगी एक्स की तो तुम्हें वैल्यू निकालनी है वाई की। अल्टरनेट समझना, बोर्ड पे देखो। अगर तुमने लिमिट निकाली एक्स की तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी वाई की, और अगर वैल्यू निकाली वाई की तो तुम्हें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ रहे हो ना? देखो, उल्टा है, बिल्कुल बिल्कुल उल्टा। अगर लिमिट एक्स की तो वैल्यू किसकी? वाई की। अगर वाई की वैल्यू तो किसकी रिस्पेक्ट में? एक्स की रिस्पेक्ट में। बात समझ में आ रही है ना? मैं तुम लोगों को ये लॉजिक चिपकाने की कोशिश कर रहा हूं दिमाग में। ये वो लॉजिक है जो तुम्हें किसी किताब के अंदर नहीं मिलेगा। ये वो लॉजिक है जो कोई टीचर कितना भी पढ़ाता रहे वो तुम्हें नहीं बताएगा। और ये वो लॉजिक है जो तुम्हारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा क्या करेगा? मदद करेगा। और ये वो लॉजिक है जो मैंने एक्सपीरियंस के बेस पर बनाया है। किसी भी बुक के अंदर, आर डी शर्मा तक के अंदर तुम्हें ये लॉजिक नहीं मिलेगा। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। देखो, अगर तुमने लिमिट निकाल रखी है एक्स की तो तुम्हें वैल्यू किसकी निकालनी पड़ेगी? वाई की। अगर तुमने वैल्यू निकाल रखी है वाई की तो किसकी रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा? एक्स की रिस्पेक्ट में। डीएक्स मतलब एक्स की रिस्पेक्ट में। समझ में आ रही है ना बात? अब जरा नीचे लिखो। अब तुम तीसरा पॉइंट खुद बना सकते हो। देखो, अगर तुमने लिमिट निकाली, अगर तुमने लिमिट निकाली वाई की, जल्दी से बताओ, अगर लिमिट निकाली है वाई की तो वैल्यू किसकी निकालोगे? वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बोलो। वैल्यू निकालनी पड़ेगी एक्स की। बिल्कुल उल्टा चल रहा है ना? देखो, ऐसे चला लो, एक्स वाई एक्स, वाई एक्स वाई, है ना? देखो, उल्टा है। अगर लिमिट निकाली y की तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी x की, और वैल्यू निकाली x की तो किसकी रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करना पड़ेगा y की रिस्पेक्ट में। समझ में आ गई ना बात? बस पूरा का पूरा चैप्टर तुम्हारा इसी के बेस पर चलेगा। पहले वाला लॉजिक तो बेसिक था। नंबर 1 में देखो क्या था? नंबर 1 में तो बस मैंने ये लिखवा रखा विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। असली लॉजिक तो नंबर 2 और नंबर 3 में है।
इस बात को दिमाग में बिठा लेना, अगर तुमने लिमिट लगाई है x की तो वैल्यू निकालना y की, और अगर वैल्यू निकाली है y की तो विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में। बस इस पूरे चैप्टर को करने के लिए ये 3 ही लॉजिक काफी है। देखो एनसीईआरटी खोल लो और एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइज 8.1 निकाल लो। 8.1 के अंदर जो क्वेश्चंस दे रखे हैं स्टार्टिंग के क्वेश्चंस, ध्यान से सुनो मेरी बात को। 8.1 के अंदर जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस दे रखे हैं वो क्वेश्चंस हैं पैराबोला से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है, पैराबोला से। तो मैं एक काम करता हूं, मैं पैराबोला का झंझट ही खत्म कर देता हूं। मैं तुम्हें बता देता हूं कौन से पैराबोला का कौन सा ग्राफ होता है। अगर किसी बच्चे को 11th क्लास से याद है कि कौन से पैराबोला का कौन सा ग्राफ होता है, अच्छी बात है। और अगर किसी बच्चे को याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नोट सभी को करना है। जिन्हें बहुत ही अच्छे से पैराबोला की इक्वेशन आती है, उन्हें लोकस के बारे में पता है, उन्हें फोकाई के बारे में पता है, उन्हें ग्राफ के बारे में पता है, उस बच्चे को भी प्रॉपर तरीके से नोट करना है जैसे मैं नोट कराने वाला हूं। ठीक है, नोट करो। तो देखो एक्सरसाइज तो मैं बाद में स्टार्ट कराऊंगा, पहले मैं तुम्हें चारों तरह के पैराबोला नोट करवा देता हूं। ठीक है, एक हेडिंग डाल दो, एक हेडिंग डाल दो पैराबोला। कौन सा बोला है भैया, पैराबोला। ब्रैकेट में लिख लो 4। कितने होते हैं, 4 होते हैं भाई, है ना। देखो मैंने तुमसे पहले ही बोला था पैराबोला के ऊपर ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। पैराबोला बस तुम्हें क्या आना चाहिए, पहचानना आना चाहिए। क्वेश्चन ने जो इक्वेशन तुम्हें दी है ना उसका तुम्हें क्या बनाना आना चाहिए, ग्राफ बनाना आना चाहिए। बस 12th क्लास में इतने की जरूरत है, ना कि वो तुमसे पैराबोला का क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा है। वो तुमसे बस इतनी सी बात जानना चाहता है कि कौन सी इक्वेशन का ग्राफ कौन सा होता है। तो बस मैं भी तुम्हें वो 4 ग्राफ बनवा कर दिखा रहा हूं। बस लिख लो, लिखो नंबर 1। पहले पैराबोला की बेसिक इक्वेशन होती है, फर्स्ट इक्वेशन लिखो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। दो पैराबोला एक साथ बनवा रहा हूं। एक पैराबोला इधर लिखो y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। क्वेश्चन तुम्हें वाली इक्वेशन दे दे या फिर क्वेश्चन तुम्हें ये वाली इक्वेशन दे दे, समझ रहे हो ना। मैंने 2 पैराबोला एक साथ बनाने का क्या लिया है, ठेका लिया है। ठेका समझते हो, मतलब कि मैं तुम्हें सिखाकर रहूंगा चाहे तुम कितने भी नालायक रहो। वैसे तो तुम नालायक ही हो, वैसे तो तुम क्या हो, नालायक ही हो। और हो क्या, बनाओ भाई। ये वाला पैराबोला ऐसा होता है, ड्रॉ कर लो फटाफट से। ठीक है, उसका भी ड्रॉ कर लो। ध्यान रखने हैं ये, मैं कोई सा भी डायग्राम तुम लोगों से बोर्ड पर बनवा सकता हूं और पूछ सकता हूं कि इस पैराबोला की इक्वेशन बताओ, उस पैराबोला की इक्वेशन बताओ। ऑन द स्पॉट अगर तुमने उस पैराबोला की सही इक्वेशन नहीं बताई या उस इक्वेशन का तुमने सही पैराबोला ड्रॉ नहीं करा तो फिर मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा तुम्हें इक्वेशन और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो दोनों पैराबोला ड्रॉ कर लो। इस इक्वेशन का ये वाला पैराबोला है और इस इक्वेशन का ये वाला पैराबोला है। ठीक है, लेकिन तुम्हें पहचानना पड़ेगा कि क्वेश्चन ने कौन सा पैराबोला दिया है, वो तुम्हारा खेल है। देखो मैं बता देता हूं, जब भी y पर स्क्वायर होता है, अरे उसका तो मैंने बनाया नहीं, उसका पैराबोला ये है। ठीक है, देखो जब भी y पर स्क्वायर होता है, देखो इसके अंदर भी y पर स्क्वायर है, इसके अंदर भी y पर स्क्वायर है। लेकिन अगर y पर स्क्वायर है और यहां पर क्या है प्लस, तो प्लस की तरफ आएगा। देखो x में प्लस का साइन होता है ना, इधर यहां पर x एक्सिस में कौन सा साइन होता है, प्लस का साइन, तो इधर की तरफ आएगा। अब y पे स्क्वायर है
लेकिन x के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो बताओ माइनस का साइन x का इधर ही तो होता है, तो इधर की तरफ आएगा, ऐसे ध्यान रखना। मतलब कि अगर x के साथ प्लस होगा तो प्लस की तरफ आएगा, और अगर माइनस होगा तो माइनस की तरफ आएगा। अब बात करते हैं बाकी के दो पैराबोला की। तो मैं तुम्हें चारों पैराबोला ही एक साथ बनवा रहा हूं। हालांकि इस एक्सरसाइज के अंदर और भी टॉपिक आएंगे, जैसे कि अपना इलिप्स आएगा, सर्कल आएगा, ठीक है, इलिप्स आता है, सर्कल आता है, पैराबोला आता है, हाइपरबोला कभी नहीं आता, हाइपरबोला है ही नहीं। हाइपरबोला के बेस पर इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन नहीं आता। ये सिर्फ तीन ही टॉपिक आते हैं, सर्कल, इलिप्स और पैराबोला। पैराबोला बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में देखने को मिलता है, और ये बच्चों को ज्यादा पसंद होता है क्योंकि इजी होते हैं। पैराबोला वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं, इजी होते हैं। बाकी के दो लिखो, लिखो नंबर 3, नंबर 4, बाकी की दो इक्वेशन लिखो। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है, और यहां पर लिखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, -4ay, ठीक है। ये बाकी के दो पैराबोला हैं, ये अपने बाकी के दो पैराबोला हैं। अब देखते हैं इनकी इक्वेशन क्या होती है, मतलब इनकी इक्वेशन सॉरी इनका ग्राफ कैसे होता है। इस वाले का ग्राफ होता है ये, देखो y के साथ प्लस है तो y के प्लस की तरफ बना दिया। अब बताओ यहां पर y के साथ क्या है, माइनस है, तो कहां पर बनाएंगे, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। मैं तुम लोगों को यह भी सिखा रहा हूं कि ग्राफ तुम्हें कैसे पहचानना है, देखो। और 12th क्लास में मैंने पहले ही बोला था, ग्राफ बस ड्रॉ करने का खेल है, देखते के साथ ही पहचानो और पहचानते के साथ ही उसको ड्रॉ कर दो। अगर एक बार तुमने ग्राफ बढ़िया ड्रॉ कर लिया ना, फिर तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। देखो मैं तुम्हें लॉजिक बता देता हूं, y के साथ क्या है, माइनस, तो माइनस की तरफ ग्राफ लटक गया, और y के साथ क्या है, प्लस, तो प्लस की तरफ ग्राफ बढ़ गया। ये चार तरह के पैराबोला के डायग्राम और इन चारों तरह की इक्वेशन तुम्हारे टिप्स पर होनी चाहिए। मैं तुमसे कभी भी वीडियो क्लास में आकर या बोर्ड क्लास में बोर्ड पर बनवा सकता हूं, या कभी भी पूछ सकता हूं। ऑन द स्पॉट अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बता सकता हूं। तो देखो अब हम तैयार हैं 8.1 स्टार्ट करने के लिए। वैसे तो 8.1 के अंदर इलिप्स के क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन जब इलिप्स आएगा ना तभी के तभी हाथों हाथ मैं तुम्हें दोनों तरह की इलिप्स का डायग्राम बनवा दूंगा, और दोनों इलिप्स कब कौन सी होती है वो भी बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल कुछ क्वेश्चंस में हमें पैराबोला की जरूरत थी, और जितनी जरूरत थी हमने उससे ज्यादा कर लिया है। तो इलिप्स की जब बारी आएगी तब बना लेंगे हाथों हाथ, हाथों हाथ बनाएंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। क्वेश्चन ने हमें कर्व बता रखा है। मैंने पहले ही बताया है कि 2-3 तरह के कर्व तुम्हें दिए जाएंगे 8 चैप्टर में, पैराबोला, एलिप्स और सर्कल, बस 3 तरह के टॉपिक है, पैराबोला, एलिप्स और सर्कल। मैंने पैराबोला तो तुम्हें बता ही दिया है, 4 तरह के पैराबोला होते हैं, और चारों तरीके के पैराबोला में कौन कौन से शेप का ग्राफ बनता है वो भी मैंने तुम्हें बता दिया है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कम से कम तुम वो बातें तो याद रखोगे ही रखोगे। हालांकि तुम लोग ढंग से मेहनत तो करते नहीं हो, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी इतनी उम्मीद तो कर ही सकता हूं कि तुम वो कर्व याद रखोगे, है ना। मर्जी है, याद रखोगे तुम्हारे लिए अच्छा है, नहीं रखोगे तो भी तुम्हारे लिए बुरा है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब कर्व को देखकर पहचानना है कि ये किस चीज
कौन सी शेप बनेगी, ठीक है। और आगे देखते हैं, देखो ये तो दे रखा है कर्व और दो लाइनें दे रखी हैं। एक लाइन दे रखी है x इक्वल टू 1 और एक लाइन दे रखी है x इक्वल टू 4। भाई एक लाइन दे रखी है x इक्वल टू 1 और एक लाइन दे रखी है x इक्वल टू 4, ठीक है। एंड x एक्सिस, और लास्ट में क्या बात बताइए, x एक्सिस। इन सब की हेल्प से मुझे क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है पहली बात तो, ठीक है। हाँ, पैराबोला को पहचानते हैं सबसे पहले। देखो सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि इक्वेशन पैराबोला की है, सर्कल की है या इलिप्स की है। अब मैं तुम्हें कुछ खास बातें बता देता हूं कि कैसे पता चलेगा कि इक्वेशन सर्कल की होगी, इक्वेशन पैराबोला की होगी, इक्वेशन इलिप्स की होगी। मैं तुम्हें अभी ये नहीं बताऊंगा कि सर्कल की इक्वेशन कैसे पता चलती है और इलिप्स की इक्वेशन कैसे पता चलती है, क्योंकि वो मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं है। मैंने तुम्हें अभी बस क्या पढ़ाया है, मैंने तुम्हें चारों तरह के पैराबोला के बारे में बताया है। 4 तरह के पैराबोला, 4 तरह के, ठीक है। अब मैं तुम्हें बता देता हूं पैराबोला की क्या खासियत होती है। या तो x के ऊपर स्क्वायर बना हुआ होता है, या तो किसके ऊपर स्क्वायर बना हुआ होता है, x के ऊपर, या फिर किसके ऊपर बना हुआ होता है, y के ऊपर। ये होती है पैराबोला की खासियत। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं तुम्हें वो बातें बता रहा हूं जो कोई भी टीचर तुम्हें नहीं बताने वाला। या तो x के ऊपर स्क्वायर बना हुआ होगा या फिर y के ऊपर स्क्वायर बना हुआ होगा। एक पर बना हुआ होगा, या तो x पर या फिर y पर, दोनों पर नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ एक पर, या तो x पर या फिर y पर। अगर सिर्फ x पर स्क्वायर बना हुआ है या y पर स्क्वायर बना हुआ है तो समझ जाओ वो इक्वेशन किसकी है, पैराबोला की। अब तुम्हें पहचानना है कि किससे कंपेयर करेंगे। मुझे बताओ, अगर ये इक्वेशन पैराबोला की है तो इसका कंपैरिजन इसी से ही तो करोगे, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। मुझे बताओ, अगर तुमसे मैं बोलूं कि अगर तुम्हें इस इक्वेशन को कंपेयर करना है तो बताओ इसी से तो कंपेयर करोगे जो मैंने लिखी है, या किसी और से कंपेयर करोगे, इसी से कंपेयर करेंगे, है ना। यानी कि तुम्हें ग्राफ कौन सा वाला बनाना है, ये वाला, याद है ना। मैंने तुम्हें 4 तरह के ग्राफ बता दिए थे और गारंटी है 4 तरह के पैराबोला में से एक पैराबोला वो जरूर देते हैं। उन 4 तरह के पैराबोला में से वो तुम्हें एक पैराबोला जरूर देंगे, ठीक है। हाँ, तुम्हें खुद पहचानना है कि उस इक्वेशन को तुम किससे कंपेयर करना पसंद करोगे। तो देखो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स को तुमने किससे कंपेयर करा, इससे। अब ड्रॉ करते हैं। तुम लोगों के पास इस चैप्टर के लिए स्केल, पेंसिल, रबड़ और कंपास हर समय होना चाहिए। बढ़िया रहेगा कि अगर तुम साथ ही साथ डायग्राम प्रॉपर तरीके से बनाओ, फेयरली बनाओ, रफली ना बनाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उससे तुम्हें टेस्ट में भी हेल्प मिलेगी और पेपर में भी हेल्प मिलेगी, वरना इस चैप्टर में दिक्कत हो जाती है बच्चों को, ठीक है। अगर फिलहाल अभी नहीं है तो अभी पेन से बना सकते हो, लेकिन आगे से ध्यान रखना पेंसिल होनी चाहिए इसकी। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिलहाल कर सकते हो पेन से, लेकिन आगे से इस चीज का ध्यान रखा जाएगा। हाँ, मैं डायग्राम बना रहा हूं, देखो। y एक्सिस y डैश, है ना, x डैश x, और बीच में अपना 0। 0 अपना कहाँ है, 0 तो पराया है ना। तुम लोगों के लिए अपना होगा 0। 0 मेरे लिए अपना नहीं है क्योंकि मेरे कभी 0 ही नहीं आया। हाँ, तुम लोगों का अपना जरूर हो सकता है 0। तो बनाना है अपना तो बना लो इसे, मैं तो नहीं बना रहा, ठीक है। हाँ, सबसे पहले पैराबोला बनाएंगे। बताओ, इस वाले पैराबोला का ग्राफ मैंने तुम्हें बताया था। इस वाले पैराबोला देखो 4 तरह के तो सारे ही हैं पैराबोला। बढ़िया रहेगा कि एक दिन की क्लास में उसको अच्छे से समझ लो। अगर नहीं है पता तो पीछे से चेक करके बताओ इसमें कौन सा वाला डायग्राम बनेगा। मैं तुम्हें बता देता हूं, इस वाले पैराबोला का डायग्राम होता है ये वाला पैराबोला इसमें बनता है। मुझे मालूम है मैंने बिल्कुल सही बनाया है, क्योंकि मैं तो सही बनाऊंगा, है ना, मुझे तो मालूम ही है।
इस वाले पैराबोला का यही डायग्राम होता है, ठीक है। तो देखो लिख दो, ये है अपना वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये वाला तो था, देखो बोर्ड पे वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इसी को तो ड्रॉ करा है तुमने, कंपेयर करके करा है। हाँ, कंपेयर किससे करा है, इससे कंपेयर करा है, ठीक है। तुमने पैराबोला तो बना दिया, तुमने पैराबोला तो बना दिया। अब देखो क्वेश्चन ने दो लाइनें और बोली है, देखो बोर्ड पे, एक तो बोली है x इक्वल टू 1 और एक बोली है x इक्वल टू 4। क्वेश्चन ने हमें कितनी लाइनें और दे रखी हैं, दो लाइनें दे रखी हैं। एक तो दे रखा है x इक्वल टू 1 और एक दे रखा है x इक्वल टू 4। एक काम करते हैं, पॉइंट मार्क कर लेते हैं बोर्ड पे, देखो 1 2 3 4 5। तुम कहोगे 5 तक क्यों ले लिया, 4 तक के लिए काम करना था बस। मैं बोलूंगा ले सकते हैं, क्या दिक्कत है, 5 तक ले लिया तो क्या गुना हो गया, ठीक है। अब बोर्ड पे देखो जरा, पहली लाइन क्या है, x इक्वल टू 1, पहली लाइन बनानी है x इक्वल टू 1। बताओ यहां पर बनेगी ना पहली लाइन, ये बन गई पहली लाइन, नीचे लिख देना, देखो बोर्ड पे x इक्वल टू 1, पहली लाइन तो तुमने बना दी x इक्वल टू 1, ऐसी तो बनेगी लाइन, और कैसे बनेगी भाई, क्वेश्चन ने हमें कितनी लाइनें दी हैं, दो लाइनें दी हैं। अभी मैंने पहली लाइन बनाई है, मुझे बताओ दूसरी लाइन बनानी है, दूसरी लाइन किस पर बनेगी, x इक्वल टू 4 पर, बना दो। देखो ये ना 4 इधर आएगा ना, 4 इधर आएगा, दूसरी लाइन बन गई x इक्वल टू 4। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन ने हमसे एरिया पूछा है, मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ रहा हूं, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। अब क्वेश्चन ने हमसे एरिया पूछा था, हमेशा वो एरिया फाइंड आउट करना है जो क्लोज एरिया होता है। बोर्ड पे देखो, देखो इधर ये सारा एरिया क्लोज हो रहा है ना, ये वाला, ये पूरा एरिया तुम्हें निकालना है, ये शेड दिखाई दी, ये सारा का सारा एरिया तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। तुम कहोगे एरिया तो नीचे वाला भी आ रहा है, बोर्ड पे देखो एरिया तो नीचे वाला भी आ रहा है, नहीं, केवल ये वाला एरिया निकालना होता है। जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो सिर्फ ये वाला एरिया निकाले करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया ना कि कौन सा एरिया निकालना है। बोर्ड पे देखो, ये एक लाइन बनाई, ये एक लाइन बनाई और ये कर्व बना दिया, अब तुम्हें एरिया निकालना है। तुम्हें एक बात पता होगी, मैंने तुम्हें बताया था एरिया निकालना होता है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, तुम्हें एरिया निकालना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। और मैंने तुम्हें 2 पॉइंट लिखवाए थे, मैंने तुम्हें 2 पॉइंट लिखवाए थे, याद है ना। अगर लिमिट लगाओगे x की तो वैल्यू निकलेगी y की, अगर वैल्यू निकालोगे y की तो इंटीग्रेशन होएगा विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे काम चलता है, ध्यान से सुनो। अगर लिमिट लगाओगे x की तो वैल्यू निकलेगी y की, वैल्यू निकलेगी y की तो इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब उल्टा काम करना है। देखो अब इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। हाँ कर्व की पड़ेगी, कर्व की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इसलिए मैंने कर्व को रब ही नहीं करा। देखो तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो, मैं यहां से ये थोड़ा सा रब कर दूं, मुझे स्पेस चाहिए है ना। अब मेरे पास काफी जगह है सॉल्व करने की, ठीक है। डायग्राम तो बन चुका है, डायग्राम हमारा बन चुका है, अब एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। एक काम करो, सबसे पहले नेम दे दो। बोर्ड पे देखो कौन सा एरिया निकालना है, बोर्ड पे देखो ये सारा एरिया निकालना है ना तुम्हें, तुम्हें ये सारा का सारा एरिया निकालना है। तो देखो एक नाम दे दो, बोर्ड पे देखो ए बी सी डी, कौन सा एरिया निकालना है, ए बी सी डी, दिखाई देगी ये एरिया, लिखो एरिया, ब्रैकेट में लिखो ए बी सी डी इक्वल टू लगाकर लिखो। अब कैसे निकलेगा एरिया, अब ध्यान से समझ लेना,
मैं 2 बार समझाऊंगा बस, मैं तुम लोगों को सिर्फ 2 बार समझाऊंगा। अगर तुम्हें वो 2 बार में समझ में आ गया तो समझ लो आ गया, और अगर 2 बार में भी समझ में नहीं आया ना तो दोबारा कोशिश मत करना समझने की, क्योंकि फिर नहीं आ सकता। मैं तुम लोगों को इतने अच्छे से समझाने वाला हूं, ठीक है। समझ में तो खैर एक बार में ही आ जाएगा अगर ध्यान से समझोगे तो, ठीक है। लेकिन दूसरी बार मैं इसलिए समझाऊंगा ताकि तुम्हें रिवाइज हो जाए, रिकॉल हो जाए, ठीक है। देखो, मैं समझाने के लिए ये जो बीच में मैंने शेड कर रखी है ना, बीच में शेडिंग, ये शेडिंग हटा रहा हूं। शेडिंग तो मैंने इसलिए करी थी ताकि मैं तुम्हें दिखा दूं कि कौन सा एरिया निकालना था, इसलिए मैंने शेडिंग करी थी। अब मैंने वो शेडिंग हटा दी। अब किसी को जरा सा भी शक नहीं होगा कि यहां पर शेडिंग थी। ये लो, अब देखो ध्यान से समझ लेना। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, और नहीं आया तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि 12th क्लास के मैथ्स के पेपर में तुम्हें एक क्वेश्चन करना ही नहीं है फिर, क्योंकि तुम्हें आया ही नहीं, ठीक है। खैर देखो, एबीसीडी का एरिया निकालना है ना। सबसे पहले तो लगा दो इंटीग्रेशन, क्योंकि बिना इंटीग्रेशन के तो निकालेंगे ही नहीं। मैंने बोला है ना, एरिया निकालना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, एरिया निकालना है विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। अब मुझे बताओ, एरिया निकालना है, बोर्ड पे देखो, ध्यान से समझ लेना। कम से कम 2 मिनट तक के लिए बोर्ड पर से नजरें हटनी नहीं चाहिए, जो चीज मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अब जो चीज मैं समझाने की क्या करूंगा, कोशिश करूंगा। देखो बोर्ड पे, तुम्हें एरिया निकालना है, बोर्ड पे देखो। मुझे बताओ, ये लाइन दब रही है, मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 1 मैंने थोड़ा इधर लिख दिया, देखो इधर। तुम्हें एरिया निकालना है 1 से लेकर 4 तक का, क्लियर हो रहा है ना। मुझे बताओ, यहां से लेकर यहां तक का एरिया निकालना है ना, ये सारा का सारा एरिया निकालना है 1 से लेकर 4 तक का। ध्यान से समझ लो, तुम्हें जो एरिया फाइंड आउट करना है वो एरिया फाइंड आउट करना है 1 से लेकर 4 तक का। ये सारा का सारा एरिया निकालना है। बताओ, 1 से लेकर 5 तक का निकालना है क्या? नहीं। जो बाउंडेड एरिया है, बाउंडेड का मतलब होता है घिरा हुआ एरिया। घिरा हुआ एरिया कौन सा है? घिरा हुआ एरिया ये वाला है, ना कि 5 तक का। तो तुम्हें एरिया निकालना है 1 से लेकर 4 तक का। तो लिमिट कहां से कहां तक लगाऊंगा? 1 से लेकर 4 तक। बात समझ में आ गई? एरिया का लिमिट कहां से कहां तक लगेगी? 1 से लेकर 4 तक। अब बस मुझे इतनी सी बात और बता दो कि जब तुम ये एरिया निकाल रहे हो 1 से लेकर 4 तक का, तो ये लिमिट किसकी है? x की लिमिट है या y की लिमिट है? ये तुम्हें खुद पहचानना पड़ेगा, और बहुत ही सिंपल तरीका है। ध्यान से सुनो मेरी बात को, कैसे पहचानेंगे। मुझे बताओ, ये लिमिट x एक्सिस के ऊपर आ रही है ना। 1 से लेकर 4 तक की जो लिमिट मैंने ली है वो लिमिट किसके ऊपर आ रही है? एक्स एक्सिस के ऊपर आ रही है। अगर लिमिट एक्स एक्सिस की होती है तो वैल्यू किसकी निकलती है? वाई की। कोई दिक्कत तो नहीं है कि मैंने वाई क्यों लिखा? ध्यान से सुनो मेरी बात को। अगर तुमने लिमिट एक्स की ली तो वैल्यू निकलेगी वाई की। अगर वैल्यू निकली वाई की तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा? एक्स की रिस्पेक्ट में होगा। बस खेल हो गया खत्म। जिस बच्चे ने ये फॉर्मेट बना लिया ना एरिया का, वो क्वेश्चन को 80% कर चुका है। हालांकि क्वेश्चन अभी बहुत सारा बाकी है, लेकिन एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं कि जिस बच्चे ने ये फॉर्मेट बना लिया, ये फॉर्मेट, वो क्वेश्चन को 80% सही कर चुका है। अब देखो कैसे, बोर्ड पे देखो। तुमने लिमिट ली 1 से लेकर 4 तक की। ये लिमिट किसकी थी? एक्स एक्सिस की। मैंने बताया था अगर लिमिट लोगे x की तो वैल्यू निकलेगी y की। अगर वैल्यू निकलेगी y की तो इंटीग्रेशन होएगा विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ गई ना बात? उम्मीद करता हूं कि तुम्हें ये बात समझ में आ रही होगी। अब मुद्दे की बात ये कि ये जो y की वैल्यू है अभी निकाल कर नहीं दिखाई है मैंने, अभी सिर्फ क्या लिखा है? y लिखा है, अभी वैल्यू निकाली नहीं है। अब देखो वैल्यू कैसे निकालनी है, बोर्ड पे देखना। बताओ, तुम्हें एरिया निकालना था 1 से लेकर 4 तक का, और जब भी एरिया निकालोगे, अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, जब भी तुम एरिया निकालोगे ना, एरिया किसकी हेल्प से निकलेगा? ग्राफ की हेल्प से। देखो, किसकी हेल्प से निकलेगा एरिया? ग्राफ की हेल्प से।
तो देखो y की वैल्यू तुम्हें चाहिए, देखो बोर्ड पे इस कर्व की हेल्प से तुम्हें ये सारा एरिया निकालना है, नीचे गिरने वाला एरिया, ये सारा एरिया चाहिए तुम्हें, ये सारा का सारा एरिया, है ना। अब तुम्हें y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, लिखो वैल्यू ऑफ y। देखो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, y की वैल्यू निकलेगी इस कर्व की हेल्प से। मुझे बताओ कर्व ये है ना, तुम सोच रहे होंगे वो कर्व मैंने रब नहीं करा था, अभी तक लिखा हुआ था तो क्यों लिख रखा था, इसलिए लिख रखा था। देखो y की वैल्यू निकाल लो यहां से बोर्ड पे, देखो ये स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर आके हो जाएगा स्क्वायर रूट। क्या y की वैल्यू आ गई या नहीं आई, y की वैल्यू जैसे ही आ जाए, देखो हर एक क्वेश्चन में तुम्हें कभी तो निकालनी पड़ेगी x की वैल्यू, हर क्वेश्चन में कभी तो निकालनी पड़ेगी y की वैल्यू। जब भी y की वैल्यू निकालो या जब भी x की वैल्यू निकालो, वैल्यू निकालते के साथ ही उसको किस में रख दो, बॉक्स में, जैसे कि मैंने बॉक्स बना दिया, ठीक है। अब ये ऊपर वाला पार्ट कर रहा हूं मैं रव, ठीक है, क्योंकि मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है इसलिए। खैर अब आगे देखो, मुझे बताओ लिमिट तो वही चल रही है 1 to 4। मुझे बताओ y की वैल्यू तुम निकाल चुके हो ना, अभी अभी तुमने y की वैल्यू क्या निकाली है, रूट एक्स। y की वैल्यू जो रूट एक्स निकाली है ना, डाल दो रूट एक्स और dx चल ही रहा है। मुझे बताओ इस तरह के इंटीग्रेशन चैप्टर 7 में हमने भरपूर मात्रा में करे हैं या नहीं करे हैं, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन बन गया। अब तो ये क्वेश्चन बिल्कुल कैसा बन चुका है, बच्चों वाला। रूट एक्स का इंटीग्रेशन तो हमें आता है। सबसे पहले एक काम करो, अब तो सिंपल काम है ये, देखो 1 to 4, रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2। अब कर देंगे इंटीग्रेशन, बताओ पावर में एक जुड़ जाता है ना भाई, इसका इंटीग्रेशन करना तो बहुत ही ज्यादा आसान है, पावर में क्या होता है एक जुड़ जाता है। तो देखो 1 to 4 और पावर में एक जुड़ जाएगा तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं अब, बताओ पावर में एक जुड़ेगा तो 1/2 में 1 जुड़ेगा, 3/2 बनेगा ना। 3/2 से ऊपर मैंने कर दिया और 3/2 से ही क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और इंटीग्रेशन की लिमिट लग गई 1 to 4। अब याद है ना एफ बी माइनस एफ ए का फॉर्मूला, डेफिनेट इंटीग्रल में मैंने तुम लोगों को एफ बी माइनस एफ ए का फॉर्मूला सिखा रखा है। अब तुम्हें एफ बी माइनस एफ ए करना है बस। हाँ एफ बी माइनस एफ ए करने से पहले थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखो क्या क्या सॉल्व हो सकता है इसमें। अब बताओ यहाँ पर 3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/3, और x की पावर 3/2, लिमिट चल रही है 1 to 4। अब सॉल्व कर दो, देखो 2/3 एफ बी माइनस एफ ए कर रहा हूं, 4 की पावर 3/2 माइनस 2/3, 1 की पावर 3/2 कर दिया ना मैंने। एफ बी माइनस एफ ए का फॉर्मूला लगा दिया भाई, मैंने एफ बी माइनस एफ ए का फॉर्मूला लगा दिया, और बहुत ही सिंपल फॉर्मूला था, ठीक है। अब सॉल्व कर दो इसको, देखो 2/3, मुझे बताओ 4 की पावर 3/2, बोर्ड पे देखना, बच्चों को यही दिक्कत रहती है कि ये कैसे खोले भाई, 4 की पावर 3/2 कैसे खोले। बोर्ड पे देखो, पहले मैं तुम्हें रफ में दिखा रहा हूं, देखो इस ग्राफ का कोई काम नहीं है, मैं यहां पर दिखा देता हूं। देखो 4 की पावर 3/2 खोल के दिखा रहा हूं, बच्चों को परेशानी रहती है कि कैसे खोले, उनको यही दिक्कत रहती है, उनको यही दिक्कत रहती है हमेशा। बहुत ही आसान है, देखो कितना आसान तरीके से मैं खोल कर दिखाऊंगा तुम्हें। पहले 4 की पावर 3 खोल लो, बताओ 4 की पावर 3 का मतलब 4 की मल्टीप्लाई 3 बार, तो देखो 4 चौक 16, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। मुझे बताओ 4 की पावर 3 खोली थी ना, अभी भी अपोन में 2 चल रहा है, अपोन में 2 चल रहा है। अभी सिर्फ तुमने क्या खोला था, पावर 3 खोली थी, अभी सिर्फ पावर कितनी खोली थी, 3 खोली थी, तो अपोन में 2 चल रहा है।
अब बताओ 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 64 का स्क्वायर रूट तुम्हें मालूम है, 64 का स्क्वायर रूट होता है 8। भाई 1/2 का मतलब यही तो होता है 64 का स्क्वायर रूट। देखो बोर्ड पे, 1/2 का मतलब यही तो होता है 64 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 8 आएगा। तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो मैं डायरेक्ट 8 लिख दूं, लिख दिया, -2/3। अब मुझे बताओ 1 की पावर 3/2 खोलनी है। अब तुम्हें मालूम है 1 की पावर 10 खोलो, 1 की पावर 5 खोलो, 1 की पावर 5/2 खोलो, दुनिया में 1 की पावर कुछ भी खोलते रहो, क्या रहता है? 1 ही रहता है, हमेशा क्या रहता है? 1 ही आएगा। अब और सॉल्व कर दो इसको, देखो इधर 8 की 2 से कर दो, 8 दूनी 16, और 2 की 1 से कर दो 2/3। एलसीएम ले लो भाई, 3 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 3, और 16 में से 2 गए 14, मतलब कि 14/3 यूनिट्स। यूनिट जरूर लगाना, क्योंकि ये क्या निकला है? हमारा एरिया निकला है, और हर एक एरिया की अपनी क्या होती है? स्क्वायर यूनिट होती है ना। सिर्फ यूनिट भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में तुम यूनिट नहीं लिख कर आते हो पेपर में, तो कम से कम आधा या 1 नंबर कट जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन 6 नंबर में आएगा। ये वाला नहीं, ये तो बेसिक था, ये तो 4 के लायक है, हैवी क्वेश्चन आएगा। अभी तो स्टार्टिंग हुई है, ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को बताया है। अब ध्यान से सुनो, वो 2 ही लॉजिक का खेल है हर एक क्वेश्चन में। लिमिट लगाओगे x की तो वैल्यू निकलेगी y की, वैल्यू निकलेगी y की तो इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x। बस अगर वो लॉजिक दिमाग में बैठा लोगे तो हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा क्या लगेगा तुम्हें? आसान। और अगर उसी लॉजिक में प्रॉब्लम है तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता।